हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स, जिसमें हम जो है वो बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करने वाले हैं। यानी कि हम जो है वो आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। यानी कि आपके लिए आज की क्लास बिल्कुल बेसिक होने वाली है। यानी कि आप 9th और 10th पास कर लिया आपने, है ना। 9th में आपने साइंस पढ़ी है, 10th में भी आपने साइंस पढ़ी है। अब आप 11th में आए हो तो आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है, किसी ने बायोलॉजी ली होगी, किसी ने जो है वो मैथमेटिक्स ली होगी। तो फिजिक्स जो है वो दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि फिजिक्स है क्या। तो आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिक्स से रिलेटेड है ना, कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का जो है वो स्कोप क्या है, फिजिक्स का कार्य क्षेत्र क्या है। अरे बात समझ में, यानी कि कार्य क्षेत्र से मीनिंग है कि हम 11th और 12th में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आगे बात समझ में, हम ये भी जानेंगे कि भौतिक विज्ञान का जो है वो तकनीकी के साथ में क्या संबंध है ना। फिजिक्स से जो है वो हमें क्या क्या चीज़ें हमें जो है वो मिली है। और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि इस प्रकृति के अंदर मूल बल क्या क्या है। अगली बात समझ में, तो फटाफट तैयार हो जाओ, आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है भौतिक जगत। बिल्कुल छोटा चैप्टर है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में तो पूछा ही नहीं जाता है। मैंने कभी इसका इस टाइप मतलब यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है और कई बार नहीं भी मिलता है। तो कई लड़के क्या करते हैं कि इसको जो है वो स्किप करते हैं, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं कि मतलब इससे क्वेश्चन आता ही नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। नहीं, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि हमें फिजिक्स में इंटरेस्ट चाहिए। अरे बात समझ, हम जो है वो फिजिक्स को इंटरेस्टली जो है वो हम इसको पढ़ना चाहते हैं। तो भौतिक जगत का हमारा फर्स्ट टॉपिक भौतिक विज्ञान क्या है, मतलब व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, अरे बात समझ में। जैसे आपने 9th और 10th में साइंस पढ़ी है, तो भौतिक विज्ञान जो है वो साइंस मतलब विज्ञान की जो है क्या एक ब्रांच है, या हम बोल सकते हैं शाखा है, जिसमें हम जो है वो इस प्रकृति और इस प्रकृति के अंदर जितनी भी घटनाएं हो रही है उसका जो है वो हम अध्ययन करते हैं। जितनी भी चीजें हो रही है इस प्रकृति के अंदर सबकी जो है वो स्टडी जो है वो हम इस फिजिक्स के अंदर करते हैं, है ना। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति और प्रकृति की घटनाओं की व्याख्या करती है, या हम जो है वो इनका अध्ययन करते हैं। अगली बात समझ में, ओके। आगे कि इसमें हम जो है वो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। आगे बात समझ में, तो द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप तथा द्रव्यों से उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। अच्छा, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप जैसा आपने पढ़ा होगा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, है ना, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा है। आगे बात समझ में। और हमारे लिए इस पे एक चैप्टर भी है 11th के अंदर, है ना, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। उस चैप्टर में जो है हम ऊर्जा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे जो है वो हमें पदार्थ और ऊर्जा के जितने भी रूप हैं उसके बारे में जो है वो हम अध्ययन करते हैं, ओके। अब ये जो फिजिक्स है ये ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों और नियमों को बताती है। सारी बात समझ, फिजिक्स क्या बताती है हमें, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियम, जितने भी नियम है, सारी बात समझ, और सिद्धांत है, उन सबको नियंत्रित करने के लिए जो है वो हमें बताती है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यह हमें और क्या चीज बताती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, यह हमें बताती है कि चीजें प्रकृति में क्यों और कैसे व्यवहार करती है। अरे बात समझ में, मतलब कि जैसे कि अगर ये मेरे पास में मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऊपर से छोड़ता हूं तो ये नीचे की ओर गिरा। अब ये क्यों गिरा और कैसे गिरा, यही इंपॉर्टेंट बात है। अरे बात समझ में, तो चीजें क्यों और कैसे व्यवहार करती है, और इससे हम जो है वो उन चीजों के भविष्य की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। मतलब कैसे, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि ये मार्कर नीचे गिरा, तो क्यों गिरा, तो आप बोलोगे गुरुत्वाकर्षण के कारण। अरे बात समझ में, है ना, या गुरुत्व के कारण, यही चीज बोलोगे, आपका आंसर ये होगा। कैसे, कैसे का मतलब ये कि ये किस चाल के साथ में गिरा, क्या इसका वेग था, क्या इसका त्वरण था, ये चीज होगी। अच्छा, अब हम जो है वो इससे इसके भविष्य की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। यानी कि मतलब कि अब जैसे अगर मैं इसी मार्कर को अगर किसी ऊंची बिल्डिंग से अगर गिराऊं और मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ इसका वेग क्या है, त्वरण क्या है, चाल क्या है, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि ऊपर किसी बिल्डिंग के ऊपर जाओगे, वहां से मार्कर को आप नीचे फेंकोगे, फिर उसकी चाल बताओगे, वेग बताओ, नहीं। इसके लिए हमारे पास में कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है, कुछ फॉर्मूले भी है हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, गति के नियम के जो है वो समीकरण आपको पता ही है ना, गति के नियम भी आपने पढ़े हैं और गति की समीकरण भी आपने पढ़ी है 9th और 10th के अंदर। तो आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, v = u + at, s = ut + हाफ at², और साथ में आपने v² - u² = 2as, ये आपने गति की समीकरण पढ़ी है। तो ये लगाएंगे और हम आंसर निकाल लेंगे, क्या वेग है, क्या त्वरण है, क्या चाहिए हमें, कितनी दूरी तय की, ये सब इससे हम निकाल लेंगे। अगली बात समझ में, तो
फिजिक्स के अंदर हम जो है वो इस प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें हो रही है, आ रही बात समझ में, और इस प्रकृति की, आ रही बात समझ में, प्रकृति और प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें हो रही, जितनी भी घटनाएं हो रही, उन सब की स्टडी जो है वो हम फिजिक्स के अंदर करते हैं। आगे बात समझ में। इससे जो है वो हम ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियम और सिद्धांत के बारे में भी हम जो है वो जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये चीज नोट करो, फिजिक्स क्या है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है उसका कार्य क्षेत्र क्या है, यानी कि हम जो है वो 11th 12th में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। आगे बात समझ। तो फटाफट आप जो है वो इन चीजों को नोट करो, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र क्या है। तो बेसिकली भौतिक विज्ञान के कार्य क्षेत्र को जो है वो दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के जो कार्य क्षेत्र को है वो दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपके पास में चिरसम्मत भौतिकी, और दूसरा है आपके पास में आधुनिक भौतिकी। अभी चिरसम्मत का मतलब होता है कि बड़ा, ठीक है ना। ये वाला जो आपके पास में भाग है ना, हमने इसको क्या किया, दो भागों में बांटा हुआ है। चिरसम्मत का मतलब होता है कि ये बहुत ही बड़ी ब्रांच है, हमारी बात में बहुत ही बड़ी शाखा है ये। आधुनिक भौतिकी छोटी है, जिसमें हम जो है वो छोटी चीजों का जो है वो अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चिरसम्मत भौतिकी। ये क्या है, इसमें जो है वो हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, हमारी बात समझ में। इसमें हम जो है वो 11th और 12th के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। इसका हम जो है वो सिर्फ ओवरव्यू करेंगे, ठीक है ना, क्या क्या चीजें होती है। तो जो 11th में क्या पढ़ना है वो भी बता दूंगा, और 12th में क्या क्या चीजें पढ़नी है वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास में चिरसम्मत भौतिकी। तो चिरसम्मत भौतिकी को जो है वो हमने चार भागों में बांटा है वापस से। तो फर्स्ट है आपके पास में यांत्रिकी, आगे बात समझ में। दूसरा है आपके पास में उष्मागतिकी, उष्मागतिकी। और फिर आपके पास में तीसरा है विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व। और लास्ट में आपके पास में प्रकाशिकी, यानी यांत्रिकी, उष्मागतिकी और विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी। ये जो हमारे पास में क्या है, चिरसम्मत भौतिकी है, ठीक है ना। अब हमें जो है वो यांत्रिकी के अंदर हमें जो है वो क्या क्या चीजें पढ़नी है, अरे बात समझ में। यांत्रिकी में क्या चीजें पढ़नी है, तो देखो सबसे पहले एक तो पढ़ना हमें गति के बारे में, ठीक। आप 9th में पढ़ के आए हो गति क्या होती है, तो इसके बारे में भी हम जो है वो पढ़ेंगे। तो देखो यांत्रिकी ये जो है वो हमें 11th में पढ़ना है, उष्मागतिकी भी जो है वो हमें 11th में पढ़ना है, विद्युत चुंबकत्व हमें जो है वो 12th में पढ़ना है, और प्रकाशिकी के बारे में भी हमें जो है वो 12th में पढ़ना है। तो हम जो है वो इन चीजों को 11th में पढ़ेंगे और बाकी वाली चीजों को हम जो है वो 12th में पढ़ेंगे। आगे बात समझ में। तो क्या क्या पढ़ना है, तो मैं चैप्टर के नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं जो मेन जो टॉपिक है, जो मेजर टॉपिक है उनके नाम लिख रहा हूँ। जैसे हमें गति के बारे में पढ़ना है, फिर हमें जो गति के नियम के बारे में पढ़ना है, गति के क्या क्या नियम है उनके बारे में भी हमें जो स्टडी करनी है। उसके बाद हमें जो है वो कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में भी पढ़ना है। आगे बात समझ में, इन चीजों के बारे में हमें जो है वो पढ़ना है। और क्या पढ़ना है वो भी देख लो। इसमें हमें जो है वो जैसे कि हमने गति हो गया, गति के नियम हो गया, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, हमें जो है वो वर्तुल गति के बारे में भी पढ़ना है, वर्तुल गति। आगे बात समझ रहे हैं। और क्या पढ़ना है, और हमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण। और क्या पढ़ना है, और हमें पढ़ना है ठोसों के यांत्रिक गुण पढ़ना है, ठोसों के यांत्रिक गुण पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, हमें द्रवों के भी यांत्रिक गुण पढ़ना है, द्रवों के यांत्रिक गुण। और इसके बारे, और इसमें हम क्या पढ़ते हैं यांत्रिकी के अंदर, यांत्रिकी में हम जो पढ़ते हैं एक तो दोलन गति पढ़ते हैं। दोलन गति पता है ना आपको, जैसे कि वो पेंडुलम होता है ना, आपकी जो दीवार घड़ी होती है उसमें वो पेंडुलम ऐसे चलता रहता है, तो वो कौन सी गति है, वो दोलन गति है, ठीक है। और हमें क्या पढ़ना, और हमें तरंग के बारे में पढ़ना है, तरंग पता है ना, तरंग। जैसे कि हमने एक रस्सी ली और किसी दीवार से या किसी बांध दी उसको, है ना, एक रस्सी ली दीवार से बांधी और उसको हम ऐसे झटकाते हैं तो एक वेव बनती है ना, तरंग बनती है। तो उसके बारे में भी हम वहाँ पे जो स्टडी करेंगे। तो ये तो हमारे पास में क्या यांत्रिकी के अंदर है ना। अब बात करते हैं हम उष्मागति की। उष्मागति की हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें एक तो उष्मा के बारे में पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, हमें ताप के बारे में पढ़ना है। ताप क्या होता है, उष्मा हो गया, ताप हो गया।
अब और क्या पढ़ना है, उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, इसकी भी तो स्टडी करनी है इसके अंदर, उष्मा कैसे स्थानांतरित होती है। फिर हमें क्या पढ़ना है, उष्मा गतिकी के नियम भी पढ़ने हैं, ये भी इसी के अंदर आता है, उष्मा गतिकी के नियम। और क्या पढ़ना है, उष्मा इंजन के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो ये मेजर टॉपिक है इसके, आगे बात समझ में, और भी सारे होंगे तो वो इसके अंदर है, लेकिन मेजर टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। नाउ विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व में हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, आवेश, आवेश क्या होता है, सारी बात समझ में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और क्या पढ़ना है, और हमें पढ़ना है इसके अंदर विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है ना, और विद्युतीय उपकरण भी पढ़ना है, विद्युतीय उपकरण के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है एक तो चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है, चुंबकत्व, ठीक है ना, चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसकी भी स्टडी करनी है। तो ये सारी चीजें हमें जो 12th में पढ़नी है। और प्रत्यावर्ती धारा, और क्या हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग, जो हमारे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इसके बारे में पढ़ना है। प्रकाशिकी, अब प्रकाशिकी में क्या क्या चीजें पढ़नी है, प्रकाशिकी में जैसे आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा परावर्तन, ये तो पता ही होगा आपको, अपवर्तन, है ना, ये चीजें पढ़ी आपने ना। और प्रिज्म के बारे में भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, प्रकाशीय उपकरण क्या क्या होते हैं, प्रकाशीय उपकरण पता है ना आपको कौन कौन से हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, दूरबीन जैसे आपको बोलते हैं उसको, है ना, इनके बारे में स्टडी करनी। और हमें पढ़ना है इसके अंदर व्यतिकरण पढ़ना है, विवर्तन की भी स्टडी करनी है, ध्रुवण पढ़ना है, बहुत सारी चीजें है ना, अभी तो शुरुआत है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो ये चीजें जो है वो हमें 11th में पढ़नी है, यांत्रिकी और उष्मागतिकी, अगली बात समझ में। तो ये चीजें हमें 12th में पढ़नी है। तो कार्य क्षेत्र के बारे में बता रहा था कि हमें 11th और 12th में क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो सारी चीजें। तो ये 11th का पोर्शन है। तो ये तो है कौन से, चिर संबद्ध भौतिकी। दूसरे में बात करेंगे आधुनिक भौतिकी की। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम जो है आधुनिक भौतिकी में क्या क्या चीजें, छोटी सी चीजें वो मैं बता दूंगा। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जो है वो इसके दूसरे भाग की बात कर लेते हैं। तो दूसरा भाग जो है वो हमारे पास में वो है आधुनिक भौतिकी का। पहला हमने चिर संबद्ध भौतिकी पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं आधुनिक भौतिकी। तो आधुनिक भौतिकी में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ये भी 12th का पोर्शन है। इसमें हम पढ़ते हैं क्या, एक तो परमाणु भौतिकी, और हम पढ़ते हैं नाभिकीय भौतिकी, और साथ में इसमें हम और स्टडी करते हैं फोटोन की प्रकृति। अच्छा, ये आपके लिए नया टर्म है, लाइट का कण होता है एक, है ना, प्रकाश का एक कण होता है फोटोन, जो हम 12th में स्टडी करेंगे। इसके लिए एक चैप्टर भी है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये ये जो है हमारे पास में 12th में, 11th में नहीं, 12th में है, तो 12th में स्टडी करेंगे। और एक हमारे पास में क्या, अर्धचालक, इसके बारे में भी हम जो है वो 12th में स्टडी करेंगे। तो ये जो चीजें आपके पास में, ये है आधुनिक भौतिकी के अंदर। आगे बात समझ में। तो ये मैंने जो है वो भौतिक विज्ञान का जो भी कार्य क्षेत्र है वो सारा मैंने आपको बता दिया, यानी कि 11th और 12th में क्या क्या चीजें पढ़नी है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान का तकनीकी के साथ संबंध, कि फिजिक्स का जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ में क्या संबंध है। सारी बात समझ में। तो देखो, फिजिक्स हमें काफी सारी चीजें मिली है। फिजिक्स से हमें जो है विद्युत उत्पादन भी हमें मिला है, विद्युत उत्पादन हो रहा है, लाइट आ रही है ये, और क्या चीजें हैं इसके साथ ही, डीजल इंजन जो है वो हमें मिला है, डीजल इंजन,
है ना, उष्मा इंजन, उष्मा इंजन ये किस पे है, ये किस पे आधारित है, ये आपके पास में उष्मा गतिकी के नियमों पर आधारित है, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, उष्मा गतिकी के नियम पर आधारित। आगे बात समझ लो, इसके हम स्टडी करेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या क्या चीजें, और जैसे कि आपको पता होगा वायुयान हो गया, वायुयान, रॉकेट नौदन, और क्या क्या चीजें जैसे कि कंप्यूटर, ये भी टेक्नोलॉजी है ना, सारी टेक्नोलॉजी देख लो, कंप्यूटर, मोबाइल, कैलकुलेटर, और बोलो खूब सारी चीजें, आप खूब टेक्नोलॉजी, आपको पता है आज जैसे जैसे जो है वो समय बीत रहा है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो सब क्या है, फिजिक्स की देन है। आ रही बात समझ में? तो कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, और क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे कि रडार ले लो आप, खूब सारी चीजें। तो बस मैं सिर्फ आपको चीजें बता रहा था कि एक्चुअल में फिजिक्स से हमें क्या क्या चीजें मिली है ना, तकनीकी से क्या संबंध है, क्लियर? तो याद रखना ये, वैसे तो बहुत सारी चीजें लिखवाने में तो खूब सारे लिखते ही जाओ, तो जो जो चीजें है मैंने बताना था वो बता दिया, ठीक है? तो फटाफट इस चीज को नोट करिए, फिर हम पढ़ते हैं आगे की प्रकृति के मूल बल क्या है, ठीक है? सो नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं प्रकृति के कुछ मूल बलों की, जो हमारे सिलेबस के अंदर भी है। तो प्रकृति के 4 मूल बल है, कितने? 4 मूल बल है। पहला आपके पास में गुरुत्वाकर्षण बल, फिर है दुर्बल नाभिकीय बल, फिर है विद्युत चुंबकीय बल, और फिर आपके पास में प्रबल नाभिकीय बल। आगे बात समझ में? और मैंने इनको जो है वो इनकी जो क्षमता है या इनकी जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग ही लेकर जो है वो मैंने इसको लिखा है। मतलब सबसे कमजोर बल ये होता है, उससे थोड़ा सा प्रबल ये होता है, उससे थोड़ा प्रबल ये होता है, और ये सबसे प्रबल होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं इन दोनों में, तो सबसे अधिक प्रबल ये होता है और सबसे कमजोर या सब है ना वो ये होता है, जिसको हम बोल सकते हैं सबसे दुर्बल। सबसे दुर्बल इन चारों में सबसे दुर्बल ये, और इन चारों में सबसे प्रबल नाभिकीय बल। आगे बात समझ में? तो हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे दुर्बल, जो वो आपके पास में गुरुत्वाकर्षण बल है, सबसे दुर्बल गुरुत्वाकर्षण बल, इसकी स्टडी करेंगे, और फिर हम स्टडी करेंगे दुर्बल नाभिकीय बल की। क्लियर? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो इन सभी में सबसे दुर्बल बल होता है, जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत तो क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा। यह जो है वो 2 द्रव्यमानों के मध्य लगता है। अरे बात समझ में? गुरुत्वाकर्षण बल 2 द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल है। फिर यह सबसे दुर्बल बल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम मतलब जैसे कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको वायु ही हो, मतलब किन्हीं भी 2 जो द्रव्यमानों के बीच में वायु हो, जरूरी नहीं है, कोई भी माध्यम होता है चलेगा। तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर इसकी परास अनंत होती है। परास का मतलब होता है रेंज, ठीक है ना, कितनी दूरी तक होता है, तो ये अनंत तक होता है। तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल। फिर हम बात करते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। तो दुर्बल नाभिकीय बल जो है वो लगता है एक तो न्यूट्रिनो और अन्य कणों के मध्य। ये आपके लिए नया नाम है, न्यूट्रिनो। हालांकि इसके लिए हम जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय भौतिकी, हम 12th में पढ़ेंगे इसके बारे में। सिर्फ समझ लो, मतलब ये चीजें सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसका समरी बता रहा हूँ, इसका सारांश बता रहा हूँ क्या क्या चीजें है ये। तो दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में स्टडी तो हम डिटेल में क्लास 12th में करेंगे, लेकिन क्या चीज है ये सिर्फ पढ़ लेते हैं कि दुर्बल नाभिकीय बल होता क्या है। तो यह न्यूट्रिनो और अन्य कणों के मध्य लगने वाला बल है। अब ये जो न्यूट्रिनो है ये कहाँ मिलता है, ये कहाँ निकलता है? तो ये आपके पास में जब रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ के बीटा क्षय के दौरान निकलता है। जैसा आपने नाम सुना होगा, अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय। अरे बस, तो ये बीटा क्षय के दौरान जो है वो निकलता है, और ये बल जो है हमें बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ का जब क्षय होता है, अरे बात समझ में, उसमें जो है वो ये हमें दुर्बल नाभिकीय बल देखने को मिलता है। इसकी परास अल्प होती है, बहुत ही कम होती है ना, इसकी दूरी कम होती है। और यह गुरुत्वाकर्षण बल से तो प्रबल, गुरुत्वाकर्षण बल से तो ये प्रबल होता है, बट विद्युत चुंबकीय व प्रबल नाभिकीय बल से क्या होता है? दुर्बल होता है, यानी कमजोर होता है। आगे बात समझ में? ये बल जो है वो इससे तो प्रबल, लेकिन इन दोनों से जो है वो क्या होता है? दुर्बल होता है। आगे बात समझ में? तो ये आपके पास में गुरुत्वाकर्षण बल, ये है आपके पास में दुर्बल नाभिकीय बल। तो इनको आप नोट कर लो, फिर हम जो है वो लास्ट जो 2 बचे हैं उनको पढ़ते हैं और फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। तो फटाफट इसको नोट करो। तो स्टूडेंट्स, अब जो 2 बल बच गए हैं उसके बारे में हम जो है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड विद्युत चुंबकीय बल और फिर हमारे पास में प्रबल नाभिकीय बल। ये दोनों भी जो है वो हमें डिटेल में 12th में स्टडी करनी है इनकी, ठीक है। लेकिन समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो ये जो विद्युत चुंबकीय बल है यह जो है वो आपके पास में आवेशों के मध्य लगता है, ये ध्यान रखना। आवेश जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, उनके मध्य। यह आकर्षित तथा जो प्रतिकर्षित दोनों प्रकार का है, ये ध्यान रखना। आगे बात समझ में। ये जो बल है वो आपके पास में आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों प्रकार का है। लेकिन हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ आकर्षित है, ध्यान रखना। गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ और सिर्फ आकर्षित प्रकृति का होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों प्रकार का होता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, इसकी परास भी क्या होती है, अनंत होती है। जैसे आपके पास में गुरुत्वाकर्षण बल की परास जो है वो अनंत होती है। परास का मतलब रेंज, दूरी जो हम बोल सकते हैं उसको, ये भी अनंत तक होती है। और इसके लिए भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे प्रबल नाभिकीय बल की, लास्ट एंड फाइनल। यह न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन युग्म, प्रोटॉन प्रोटॉन युग्म या प्रोटॉन न्यूट्रॉन युग्म के मध्य लगता है। अरे बात समझ। जैसा आपको पता होगा नाभिक होता है ना, नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन भी होता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य जो बल लगता है वो कौन सा होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है। और यह हमेशा आकर्षित प्रकृति का होता है। और इसकी परास भी, जैसे प्रबल नाभिकीय बल की परास अल्प होती है, इस तरीके से इसकी परास भी क्या होती है, अल्प परास होती है। और यह सिर्फ आकर्षित प्रकृति का होता है। आगे बात समझ। तो ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इनके ऊपर मुझे बताना था कि क्या ये बल होते हैं, जो 4 तरह के बल है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकृति के मूल जो भी बल है उनके बारे में संक्षेप में बताइए। तो हम जो है वो इस तरीके से उनको लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। तो ये आज का आपका चैप्टर भी जो है कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में जो हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।